कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? रिकॉर्ड टूटा है, नया रिकॉर्ड बना है। आंसर होगा श्री सिद्ध रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है ये रेलवे स्टेशन? तो ये है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। तो उसका हुबली पहले स्टेशन, इसका नाम था हुबली स्टेशन, लेकिन अब इसका नाम है श्री सिद्ध रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी मार्च में ही इस दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। यह प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी लंबा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे सर्टिफिकेट दिया है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का यहाँ के। और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअल में कर्नाटक में ये है कहाँ पर, फिर और डिटेल बताते हैं आपको। तो प्यारा भारत है और यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक में ही हुबली एक जगह है, वहाँ पर कौन सा जिला है? धारवाड़ जिला। तो उसका हुबली ये रेलवे स्टेशन, अब नाम इसका क्या है? नाम है इसका श्री सिद्ध रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। तो देखिए वहाँ से शुरू हुआ है और ये कितना लंबा है, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही लंबा रेलवे स्टेशन है। ओके, और लंबा है, और लंबा है। तो इसको देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक ये छोर है इसके प्लेटफॉर्म का, और एक साथ 2 ट्रेनें वहाँ पर गुजारी गई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ही साथ हरी झंडी दिखाई वर्चुअल रूप से। कर्नाटक में ही एक प्रोग्राम था उसी के दौरान, और यहाँ पर एक साथ 2 ट्रेनें थी और दोनों ट्रेनों को रवाना किया गया, ठीक है। तो एक बार उसका वीडियो भी दिखा देते हैं। पूरे जो स्टेशन है उसका ये रहा। तो ये किस जोन में आता है? रेलवे जोन में। ये भी सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में है। ओके, लागत कितनी आई है? 20.1 करोड़ रुपए की लागत आई है उस प्लेटफॉर्म को विस्तार देने में। कितना लंबा है? 1507 मीटर। ओके, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब सवाल ये भी होता है कि दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दूसरा प्लेटफॉर्म है लंबा गोरखपुर स्टेशन। उसे 2014 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका सर्टिफिकेट दिया गया था। अब ये रेलवे स्टेशन, यानी कौन सा? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, वो दूसरे स्थान पर आ गया है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 1366.33 मीटर। कितना है? 1366.33 मीटर। ओके, इतनी लंबाई है गोरखपुर रेलवे स्टेशन की। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो केरल का कोल्लम जंक्शन है, उसकी लंबाई है 1180.5 मीटर। तो ये है इंपॉर्टेंट बात है। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? और सीईओ अनिल कुमार लोहाटी। ओके, और ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन हुए? बसवराज बोम्मई, और गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा है? आंसर होगा इसका 8वां स्थान रहा है। और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, जो कि अभी मार्च में ही 2023 में जारी हुई है। ओके, और भारत 2022 की इस रिपोर्ट में 8वां सबसे प्रदूषित देश है दुनिया का। अगर हम बात करेंगे पिछली रिपोर्ट में कितने थे, 2021 वाली जो रिपोर्ट थी जो कि 2022 में आई थी, उसमें हम 5th पोजीशन पे थे। तो थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, मतलब 5 से हम 8 पे आए हैं सबसे प्रदूषित जो देश है उनमें। और अगर हम बात करेंगे PM 2.5 यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5, उसमें उसके में भी गिरावट आई है अच्छी खासी। हालांकि चिंता की बात यह है कि अभी भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सेफ गाइडलाइन है उससे हम 10 गुना ज़्यादा, मतलब भारत में अभी पॉल्यूशन है। ओके, और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा 20 प्रदूषित शहरों में
19 जो हैं वो एशिया के हैं और उसमें से 14 भारतीय शहर हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि दुनिया के जो टॉप 10 प्रदूषित देश कौन से हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है चाड, उसके बाद स्थान आता है इराक का, फिर है पाकिस्तान, फिर बहरीन है, उसके बाद बांग्लादेश है, बुर्किना फासो है, कुवैत है, तब नंबर आता है भारत का मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्री के मामले में। ओके, 9th पोजीशन पर इजिप्ट है और 10th पर ताजिकिस्तान है ये। ओके, और अगर हम बात करेंगे कि 10 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 लाहौर है पाकिस्तान का, सेकंड पे होटन चाइना का, भारत का भिवाड़ी है 3rd पोजीशन पे, 4th पे है दिल्ली इंडिया का, इंडिया की राजधानी है और जो मेजर सिटी है। 5th पे पेशावर है पाकिस्तान का, 6th पे दरभंगा है भारत का यानी बिहार का एक ज़िला है, 7th पे आसोपुर है बिहार में, 8th पे चाट का अन जामेना है, 9th पे नई दिल्ली है भारत के, और 10th पे है पटना इंडिया का है। ओके, तो ये स्थिति है। पॉल्यूशन की हालत अभी भी दुनिया के अगर देशों के देखेंगे तो उनमें इंडिया की स्थिति ख़राब ही है। पॉल्यूशन को लेकर अभी गवर्नमेंट को, लोगों को, आम लोगों को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे बताते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट फॉर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, साथ में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इन सब की भी व्यवस्था है मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर की मेंबरशिप है, 50% डिस्काउंट चल रहा है और उसके जरिए आपको PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कई तरह के PDF होते हैं करंट फॉर्स के, पिछले साल के भी आपको मिल जाएंगे, और 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, ये सब कुछ होता है जैसे मैं बताता हूँ। इसके अलावा मॉक टेस्ट एवरी संडे को और मंथली भी करंट फॉर्स का, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, और बुक्स पे डिस्काउंट मिलता है इस मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है आपके लिए, बहुत ही किफ़ायत सस्ते में रखी गई है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ट्रक निर्माता कंपनी ने तमिलनाडु में अपने होसुर प्लांट में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन शुरू की है? आंसर होगा इसका अशोक लेलैंड। ठीक है, एक बहुत बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी है, टाटा के बाद ही स्थान है इसका। तो उसने तमिलनाडु में अपना जो उसका होसुर प्लांट है वहाँ 100% ये महिला कर्मचारी के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च किया है अभी मार्च में। और ये कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं को इंडस्ट्री में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब उस प्रोडक्शन लाइन में बॉस से लेकर नीचे के कर्मचारी तक का टोटल वो सब महिलाएं ही हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं महिलाओं को ही सारी जिम्मेदारी दी गई है। और ये काम किसने किया है? तो अशोक लेलैंड ने किया है। ओके, मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में अशोक लेलैंड की, और ये हिंदुजा ग्रुप का एक हिस्सा है अशोक लेलैंड। स्थापना हुई थी अशोक लेलैंड की 1948 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मतलब किसे बनाया गया है, किन्हें? आंसर होगा फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। ओके, क्या है? फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI, उसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह, तो उन्होंने ही इसकी घोषणा की है मार्च में ही। और आपको बताऊं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप उसका आयोजन 15 से 26 मार्च तक दिल्ली में हो रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम के KD जादव हॉल में। तो इसी के लिए फरहान अख्तर जो कि भारतीय एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, तो वो, और इसके अलावा जो भारतीय महिला मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, उन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चीन के नए प्रीमियर कौन बने हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह से चीन में एक प्रीमियर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बराबर कह सकते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या होगा? ली कियांग। क्या है नाम? ली कियांग। और न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में आप कि वो शी जिनपिंग के बेहद ख़ास व्यक्ति हैं, बहुत भरोसेमंद। तो चीन की संसद ने जो एनुअल जो सत्र था उसी के दौरान ली कियांग को प्रीमियर नियुक्त किया है। और आपको बताऊं कि वे 2004 से लेकर 2007 के बीच में शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं
उसके चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर चुके हैं। और उन्होंने पूर्व प्रीमियर, उनका नाम क्या था पहले वाले, ली केकियांग, तो उसकी जगह ली है। और ली केकियांग पिछले 10 साल से चीन के प्रीमियर थे। अब प्रीमियर की भूमिका क्या होती है चीन में, अगर हम बात करेंगे तो उसकी भूमिका होती है राष्ट्रपति के नेतृत्व में मंत्रिमंडल को संभालना। और ये पद अन्य देशों का जैसे प्रधानमंत्री का होता है वैसा होता है। हालांकि भारत की तरह नहीं होता है, मतलब भारत में तो सर्वोच्च स्थान है राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तविक रूप में सत्ता जो होती है यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन चीन में वहाँ सत्ता मूल रूप से डिसीजन पावर वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उसके अंडर में वहाँ पर प्रीमियर काम करते हैं, जैसे वहाँ मतलब प्राइम मिनिस्टर के जैसा ही पद है वो। ओके, और उन्हीं के अंडर में मंत्री वगैरह और पूरी सरकार वहाँ चलती है। तो एक इम्पॉर्टेंट पद है और ये चीन में बनाए गए हैं नए प्रीमियर। आपको नाम ध्यान में रखना है, ली कियांग। ओके, चीन मैप में आप देख सकते हैं, ये पड़ोसी देश है हमारा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा क्या है युआन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने LIC का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया है? इंटरिम चेयरमैन। आंसर होगा इसका सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? सिद्धार्थ मोहंती। तो भारतीय जीवन बीमा कॉरपोरेशन LIC, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभी तक रहे हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो उन्हीं को कंपनी का अंतरिम चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो गया था तो पद खाली हुआ, तो इनको एंटरिम तौर पे, अंतरिम तौर पर तत्काल रूप से ज्वाइन करवा दिया गया है। 14 मार्च को 3 महीने तक रहेंगे इस पद पर और संभावना है कि इस दौरान केंद्र सरकार कोई अस्थायी अध्यक्ष या कहें अस्थायी चेयरमैन नियुक्त कर लेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेद प्रताप वैदिक काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया 14 मार्च 2023 को। तो वे इनमें से किस वजह से चर्चित थे? आंसर होगा पत्रकार। हिंदी के काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकारों में से वो एक थे और उनका निधन हो गया। बाथरूम में गिर गए और उसकी वजह से चोट लगी और अचानक उनका निधन हो गया उसकी वजह से। और आपको बताऊं, उन्होंने आतंकी हाफिज सईद का भी इंटरव्यू किया था जो काफ़ी चर्चा में रहा। वो राजनीतिक विश्लेषक, स्वतंत्र स्तंभकार थे। वो नियमित रूप से देश में जो चल रहे हैं मुद्दे हैं उस पर विचार लिखते थे, अखबारों में काफ़ी छपते थे। और वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI जो हिंदी समाचार एजेंसी है, भाषा उसका जो हिंदी वाला वर्जन है, उसके संस्थापक संपादक के रूप में भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा नवभारत टाइम्स के संपादक विचार थे। ओके, और भारतीय भाषा सम्मेलन के अंतरिम अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश के इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आंसर होगा 15 मार्च को। ओके, और थीम क्या है इस बार की? स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ओके, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, टेक महिंद्रा के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? कौन है? आंसर होगा मोहित जोशी। ओके, टेक महिंद्रा जो है वो IT सर्विसेज देता है, जैसे इन्फोसिस है वैसे ही टेक महिंद्रा है। तो 5 साल के लिए मोहित जोशी को CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। अब 20 दिसंबर 2023 को वो ज्वाइन करेंगे, मतलब काफ़ी वक्त है, पहले ही तय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 मार्च को। पूरी दुनिया में नदियों की सुरक्षा और उसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, IDM कहेंगे इसे, ये कब मनाया जाता है? क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। आंसर होगा 14 मार्च को और ये दिन जो है वो यूनेस्को द्वारा घोषित है। और 2023 की थीम क्या है? मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, गणित सभी के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मार्च को। इस्लामोफोबिया क्या है?
ये शब्द है, इसका मतलब ये हुआ मुसलमानों के प्रति भय या घृणा का भाव होना और इसकी वजह से मुसलमानों पर हमले करना, ये सब इस्लामोफोबिया है कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की थी। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के नए MD और CEO कौन चुने गए हैं, कौन बनाए गए हैं कहिए। आंसर होगा रोहित जावा। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होगा उनका, रोहित जावा। हालांकि वो 27 जून से वो इस पद के लिए कामकाज शुरू करेंगे। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक FMGC लीडर कंपनी है। FMGC यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है इस कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुंबई में। स्थापना हुई थी 1933 में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 32वें व्यास सम्मान के विजेता का नाम बताएं। कौन है 32वें व्यास सम्मान के विजेता। आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 32वां व्यास सम्मान उसके लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। और ये अवार्ड उन्हें किस काम के लिए मिला है, तो एक उपन्यास लिखा हुआ था उन्होंने, पागल खाना, इसी के लिए 2018 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, तो इनको चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन जो है वो 1991 से ये व्यास सम्मान दे रहा है। उस वक्त ही 1991 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी और ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो पिछले 10 साल में हिंदी में साहित्य के क्षेत्र में बेहतर लिखा हो। 4 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में विधायकों का, मुख्यमंत्री का, विधानसभा अध्यक्ष का, इन सब का वेतन में बढ़ोतरी की गई है और राष्ट्रपति से परमिशन मांगी गई थी और राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी है। तो अब दिल्ली विधानसभा के सदस्यों का वेतन और भत्तों में 66% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के विधायकों को वेतन भत्ता 54,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विपक्ष के नेता, इन सब के वेतन भत्तों में मौजूदा जो 72,000 था उसे बढ़ाकर 1,70,000 पर मंथ कर दिया गया है। ओके, विधायकों का वेतन का जो भत्ता है वो पिछले कई सालों बाद ये बढ़ोतरी देखी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष, आंसर होगा माधव कौशिक। क्या नाम है, माधव कौशिक। तो साहित्य अकादमी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, उसी में माधव कौशिक चुने गए, जबकि प्रोफेसर मुकुंद शर्मा इस तरफ हैं, उनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये चुनाव मार्च 2023 में हुआ है। साहित्य अकादमी, उनके बारे में आप जानते होंगे, ये भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था है और स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। और ये संस्था जो है ना वो साहित्य अकादमी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण और प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है, जैसे पुरस्कार, फेलोशिप, अनुदान, प्रकाशन, साहित्यिक कार्यक्रम, कार्यशाला, ये सब आयोजित किया जाता है इसके द्वारा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप और कल मॉर्निंग को जरूर मिलेंगे सुबह 7 बजे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। मिलते हैं कल।